हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप घर पर स्वस्थ होंगे। आज आपको कक्षा 10वीं के अंदर टॉपिक नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक, इसके लेखक हैं श्री कमलेश्वर जी। प्रस्तुत पाठ में जॉर्ज पंचम के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। जॉर्ज पंचम कौन थे? दिल्ली के अंदर 5वें शासक थे जॉर्ज पंचम, जिन्होंने दिल्ली पर कई वर्षों तक शासन किया था। आज कहने को हम भले ही आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद होते हुए भी हम गुलाम से कम नहीं हैं, क्योंकि जिस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत के एक शाही दौरे पर आ रही थी, उस समय हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था। लेकिन आज़ाद होने के उपरांत भी दिल्ली के प्रमुख चौराहे पर जहां जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाई हुई थी, किसी कारणवश उनकी नाक तोड़ दी गई थी। लेकिन जब इंग्लैंड की महारानी का शाही दौरा हुआ तो सरकारी अफसर इस विषय में बड़े चिंतित हो गए थे कि यदि इंग्लैंड की महारानी का आगमन हो गया और इसी रास्ते से यदि वे निकली और उन्होंने एक साधारण सा प्रश्न पूछ लिया कि जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ गई, तो शायद हमारी नाक कट जाएगी। इसी चिंताओं के विषय में यहाँ पर लेखक ने, श्री कमलेश्वर जी ने वर्णन किया है और बताया है कि बात उन दिनों की है, उस समय की है, जब इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, वह अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर पधार रही थी। अखबारों में उसकी चर्चा काफ़ी बढ़ती चली जा रही थी, दिन प्रतिदिन चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि वहाँ से जैसे भी उनका प्लान था, अखबारों के माध्यम से चली आ रही थी। शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही थी कि उनके आगमन का दौरा चल रहा था। रानी एलिजाबेथ का दर्जी काफ़ी परेशान था, क्योंकि वह हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के जो शाही दौरे पर जा रही है, तो रानी कब क्या क्या पहनेगी, किस प्रकार के वस्त्र उसे अच्छे लगेंगे। तो वह दर्जी इस विषय को लेकर काफ़ी परेशान चल रहा था। उनका जो सचिव था, सेक्रेटरी था और शायद जासूस भी था, वह पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था, क्योंकि कोई भी मंत्री वगैरह या राजनेता जब भी शाही दौरे पर आता है तो उससे पहले उनके गुप्तचर उस इलाके का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। ऐसे ही उनका जो सेक्रेटरी था, वह भी इस प्रकार का दौरा करना चाहता था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, क्योंकि वास्तविकता ये थी कि इंग्लैंड की महारानी शाही दौरे पर आ रही थी, तो यह कोई मामूली बात नहीं थी। ज़माना चूँकि उस समय काफ़ी नया था, फिर भी फौज फराटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़र की फ़ौज तैयार हो रही थी कि फ़ोटोग्राफ़र जगह जगह रानी का फ़ोटो लेने के लिए और अखबारों में कतरने भेजने के लिए काफ़ी तैयार हो चुके थे। तो हिंदुस्तान के अखबारों की जो कतरने थी, वो लगातार इंग्लैंड के अखबारों से चलकर और हिंदुस्तानी के अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे इंग्लैंड की महारानी की प्लानिंग शुरू होती थी, तो वहाँ की जो खबरें हैं वो तुरंत दूसरे रोज़ हिंदुस्तान के अखबारों में पढ़ने को मिल जाती थी। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट सिलवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा जो है वह हिंदुस्तान से मंगवाया गया और जिसका खर्चा लगभग 400 पाउंड के आसपास आ गया था। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, अर्थात उनका पूरा जीवन परिचय छपा। उनके जो पति थे प्रिंस फिलिप, उनके भी कारनामे छपे, उनकी भी पूरी हिस्ट्री छपी। और तो और उनके जो नौकर थे, उनके जो बावर्ची थे, भोजन पकाने वाले, खानसाम होता है कि शाही महलों के अंदर जो रसोई के अंदर जो प्रबंध करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के कारनामे भी, उनके जो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक, उनकी पूरी हिस्ट्रियाँ भी अखबार में देखने को आई। इनके साथ साथ
शाही महल में रहने वाले उनके जो अनेक लोग थे और वहाँ पर पालने वाले जो कुत्ते थे, उन सब की तस्वीरें भी अखबारों में दूसरे रोज़ देखने को मिल जाती थी। आगे लेखक ने बताया कि बड़ी धूमधाम चल रही थी, अखबारों में रोज़ाना इस प्रकार की खबरें छप रही थी। लोग बड़े उत्सुक थे रानी एलिजाबेथ को लेकर, उनके शाही दौरे को लेकर। शोर इंग्लैंड में बज रहा था, अर्थात शंख जो था वह इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी जो आवाज़ थी, वह उसकी जो गूंज थी, वह हिंदुस्तान में सुनाई पड़ रही थी। हर प्रकार का एक एक शब्द हिंदुस्तान में सुनने को मिल रहा था। इन खबरों के साथ ही हिंदुस्तान में यह सनसनी भी फैल गई थी कि राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि जो रानी ने 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहना है, उसे पहनकर वह दिल्ली के अंदर हवाई अड्डे पर उतरेगी। अब उसके लिए कुछ तो विशेष कार्रवाई होनी चाहिए, स्वागत होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, अर्थात उनका जो स्वागत है उसके लिए सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए था। जिनके बावर्ची पहले से ही महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे, अर्थात उनके जो रसोइये थे, वो महायुद्ध जब हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी फौज फराटे के साथ अपनी सेना लेकर वे युद्ध में लड़ चुके थे, तैयारियां उन्होंने कर ली थी। उनकी शान शौकत के क्या कहने, अर्थात उनकी हिस्ट्री जो थी वो देखने लायक थी। और वही रानी आज जो दिल्ली में आ रही है, तो दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और फिर उसके बाद बड़े बेखास्ता से, अर्थात बड़ी ही ज़ोर ज़ोर से अपने मुँह को खोलकर उसने एक शब्द निकाला कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत कि रानी एलिजाबेथ का आज दिल्ली के अंदर दौरा हो रहा है, भारत के अंदर दौरा हो रहा है, तो यह हमारी खुशकिस्मती है। कभी हम उनको देखते हैं तो कभी अपने घर को देखते हैं और अपने घर आंगन को सजाते हैं, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। अर्थात दिल्ली की जो शान और शौकत थी वह देखते ही देखते नए तरीके से सजने संवरने लगी। इस तरीके से सजने संवरने लगी कि करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, ना देखा ना सुना, लेकिन सड़कें देखते ही देखते जवान हो गई। जो बुढ़ापे की धूल थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, अर्थात जो दिल्ली के अंदर इमारतें थी वे सभी बिल्कुल जवान हो चुकी थी, बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी और सज धज कर तैयार हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या थी, वह यही सबके सामने प्रस्तुत हो रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक, अर्थात जो मूर्ति थी, उस मूर्ति की नाक कहाँ गायब हो गई थी। इसके विषय में अधिकारियों के सामने तरह तरह के तर्क थे, तरह तरह की उन समस्याएं उनके सामने प्रस्तुत हो रही थी। नई दिल्ली में सब कुछ चल रहा था, सब कुछ होता भी जा रहा था, अर्थात सड़कों की मरम्मत हो चुकी थी, महलों की मरम्मत हो चुकी थी, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी। लेकिन जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो सबसे बड़ी समस्या अधिकारियों के सामने बनी हुई थी। नई दिल्ली में सब कुछ हो गया था, सिर्फ नाक नहीं थी, अर्थात जॉर्ज पंचम की जो नाक है वह सबसे बड़ी समस्या का कारण बनी हुई। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, क्योंकि लेखक ने बताया है कि यहाँ नाक के लिए तरह तरह के मुहावरे प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन जो जॉर्ज पंचम की नाक है उसकी भी एक बहुत लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे, किसी समय में बहुत ज़्यादा आंदोलन भी हुए थे, अधिकारी लोग बार बार शामिल हुए थे, मीटिंग हुई थी। कुछ अधिकारियों ने इसमें मशवरे पेश किए थे कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारी इसके पक्ष में नहीं थे, अर्थात वे इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जैसे कि जॉर्ज पंचम कट्टर व्यक्ति थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पर काफ़ी सालों तक राज किया था, लेकिन हिंदुस्तानियों के साथ में उनके व्यवहार अच्छे नहीं थे, तो लोग उनसे चिढ़ते थे। जो राजनीतिक पार्टियां थीं उन सब ने प्रस्ताव पास किए थे, कुछ चंदा भी जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने इस विषय में भाषण भी दिए थे, कुछ
काफ़ी गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी। अखबारों में रोज़ाना पन्ने रंगे जा रहे थे। बहस इस बात पर चल रही थी कि जाट पंचम की नाक हटा दी जाए या रहने दी जाए। लेकिन जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि जो राजनेता लोग थे उनमें तरह तरह के विचार थे, तरह तरह के उनके मत थे। कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ इनके पक्षधर में नहीं थे। तो वही बातें यहाँ लेखक ने भी प्रस्तुत की है कि कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग जो थे वो खामोश थे, न्यूट्रल थे कि यदि पलड़ा जहाँ भारी हुआ उसी तरफ अपना मत पेश कर देंगे। खामोश रहने वालों की ताकत शायद दोनों तरफ दिखाई दे रही थी। तो आगे लेखक ने बताया कि यह आंदोलन जब चल रहा था और तो जाट पंचम की जो नाक है उसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैयार कर दिए गए थे। जहां उनकी मूर्ति थी वहां पर कुछ पहरेदार लगा दिए गए थे। और अब क्या मजाल कि उनकी नाक तक कोई पहुंच जाए, कि जो उनकी मूर्ति है उन तक कोई पहुंच जाए, अर्थात कुछ अन्य छेड़खानी की जाए। इसके लिए पहरेदार तैयार किए गए थे। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी कि हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी मूर्तियां बनाई गई थी, जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए थे उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा। लाट होता है मूर्ति, किस प्रकार की जो मूर्तियों के लिए तरह तरह के मतभेद प्रस्तुत किए जाते हैं, गुरिल्ला युद्ध होता रहता है। उसी ज़माने में यह हादसा भी हुआ था कि इंडिया गेट के सामने जो चौराहे हैं वहाँ पर जाट पंचम की मूर्ति की एक नाक अचानक से गायब हो गई थी। जो हथियारबंद पहरेदार थे वो जगह जगह तैनात हो रहे थे, सैनिक गश्त लगा रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि मूर्ति की नाक गायब हो गई थी। अब लेखक ने कहा है कि यदि रानी का आगमन हो और नाक नहीं हो, अर्थात जाट पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो जाए, तो सबकी परेशानी बढ़ जाती है। तो यहाँ एकाएक सबकी परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के लिए खैर ख्वाबों की भी एक मीटिंग बुलाई गई। जो अफसर लोग थे उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और उनकी मीटिंग बुलाकर एक मसला पेश किया गया और उसमें सभी लोग इस सहमति के लिए तैयार हो गए कि यदि मूर्ति की नाक नहीं रहेगी तो शायद हमारे सामने भी नाक कट जाएगी। इस प्रकार से उस स्तर पर मशवरे पेश किए गए, सबके विचार लिए गए, दिमाग खरोचे गए। अंत में यह तय हुआ कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो अधिकारी लोग थे उन सब ने मशवरा पेश किया, विचार रखे, अपने अपने विचार रखे कि हर हालत में मूर्ति की नाक लगनी चाहिए। अगर नाक नहीं लगी तो शायद हमारी नाक कट जाएगी, क्योंकि रानी एलिजाबेथ का यदि ये साधारण सा प्रश्न हो गया कि मूर्ति की नाक कहाँ गई और हमारे सामने यदि इसका कोई उत्तर नहीं हुआ तो शायद हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। इतना कुछ तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया और वह फ़ौरन दिल्ली के अंदर हाजिर हो गया कि जो भी मूर्तिकार था उसे दिल्ली के अंदर बुलाया गया, फ़ौरन उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। अब मूर्तिकार जो आया वह एक वास्तव में बहुत अच्छा कलाकार था, लेकिन थोड़ी सी उसके सामने लाचारी यह थी कि बेचारा पैसे से लाचार था, गरीब अवस्था में था। आते ही उसने जो हुक्काम लोग थे उन सब के चेहरे पढ़े, सबकी परेशानियों को देखा। कुछ के चेहरे लटके हुए थे, कुछ उदास बैठे हुए थे और कुछ काफ़ी बदहवास से दिखाई दे रहे थे। सबकी हालातों को देखने के बाद जो कलाकार था उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और तभी उसने एक आवाज़ सुनी कि मूर्तिकार जाट पंचम की नाक लगानी है। जब एक अधिकारी ने मूर्तिकार से कहा कि जाट पंचम की नाक लगानी है तो मूर्तिकार ने ऐसा सुना और सुनकर जवाब दिया कि नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह मूर्ति कब बनी थी और कहाँ बनाई गई थी, क्योंकि इसके लिए इसका जो पत्थर है वो कहाँ से लाया गया था
ये सब यदि बातें मुझे आसानी से पता चल जाएगी तो उसी तरीके का मैं पत्थर से नाक तैयार करके इस पर जल्दी ही लगा दूंगा। अब जितने भी हुक्काम लोग थे उन्होंने सब एक दूसरे की तरफ देखा, बेचारे परेशान हो गए। एक ने एक दूसरे से नज़रें घुमाई, पर यह बताने की किसी की हिम्मत नहीं थी कि यह पत्थर कहाँ से आया है, कब यह मूर्ति बनी थी। इस प्रकार के सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। खैर, मसला यह हल हुआ कि एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और उसे यह काम सौंपा गया कि आप फाइलें देखेंगे, छानबीन करेंगे कि यह मूर्ति कब बनी थी, इसका पत्थर कहाँ से आया गया था। जो पुरातत्व विभाग है उसकी फाइलें खंगाली गई, उनके पेट चीरे गए, अर्थात फाइलों को देखा गया अच्छे प्रकार से। तो लास्ट में क्लर्क ने फ़ोन करके कमेटी के सामने लगभग कांपते हुए से उत्तर दिया कि सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। कहने का मतलब ये है, लेखक श्री कमलेश्वर जी ये कहना चाहते हैं कि जिस समय यह मूर्ति बनी थी उस समय जो फाइल तैयार हुई थी शायद वह फाइल भी लापता हो चुकी थी। जो अफसर लोग थे उन्होंने इस फाइल को बिल्कुल ही हजम कर दिया था कि कितना इसमें खर्चा आया था, कितना कुछ अधिकारियों ने आपस में बंटवारा कर लिया था, कितना डकार गए थे। ये सब बातें बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। आशा है पाठ आपको समझ में आ गया होगा। पूरे पाठ अगले उसमें करवाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।